टॉपिक है मोशन अप एलोंग रफ इंक्लाइन प्लेन। ये एक इंक्लाइनेशन है जिसमें जो थीटा एंगल पे है एंड थीटा इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वेट है बॉडी का ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा mg, और इस वेट को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, वही पुराना मेथड। ये होगा mg cos थीटा, ये होगा mg sin थीटा। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा सरफेस का, नॉर्मल रिएक्शन R हो जाएगा। और ध्यान दो यहाँ पे हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक फोर्स को किसी एंगल बीटा पे लगा रहे हैं। ये फोर्स F है, ठीक है, जो इंक्लाइनेशन से बीटा एंगल पे लग रहा है। बीटा एंगल मेंशन करेंगे अभी, ये एंगल बीटा है। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इसका, F cos बीटा। जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो cos कंपोनेंट होता है। और उसी हिसाब से एक कंपोनेंट यहां ड्रॉ कर दें, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, F sin बीटा। ठीक है, और जब बॉडी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। हमेशा मोशन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो इसमें फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मैं यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहा हूँ। स्टैटिक क्या, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब सब कुछ बैलेंस्ड होगा इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो R प्लस F साइन बीटा, ये दोनों मिलकर के mg cos थीटा को बैलेंस करेंगे। ठीक, पहला इक्वेशन तो यही बन जाएगा OR। और यहां से R की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं R की वैल्यू। mg cos थीटा माइनस F साइन बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। एंड अब बताइए, मोशन तो अपवर्ड साइड में टेंडेंसी के लिए है ना, यानी कि फॉरवर्ड फोर्स क्या है, F cos बीटा इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs, ये दोनों मिलकर के इसको बैलेंस कर रहा है। तो यहां से ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। एंड ऑल्सो आपको मालूम है Fs इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। आर की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, वहां से पुट कर दें, आएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन बीटा। ठीक उसी पैटर्न पे हम कर रहे हैं जो लास्ट डेट पे हम लोगों ने जो किया था, ठीक उसी पैटर्न पर है। ठीक है, अब इस एफ एस की वैल्यू जो है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा आपको, एफ कॉस बीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा
माइनस म्यू एस एफ साइन बीटा। अब हम एफ को एक तरफ ले आते हैं क्योंकि हमें यही कैलकुलेट करना है ना, तो एफ को एक तरफ ले आया जाए, ठीक है। और एफ को हम कॉमन भी ले लेते हैं, तो यहां से तो रहेगा कॉस बीटा और यहां से प्लस म्यू एस साइन बीटा आ जाएगा, इक्वल टू इसमें से एम जी कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है। अब म्यू एस की वैल्यू तो हम जानते हैं ना, म्यू एस की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा एस के बराबर होती है, और टेन थीटा एस का मतलब होता है साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस। ठीक है, इसको यहां पुट करेंगे हम लोग, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इंटू साइन बीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे हम लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूं इस पोर्शन को, अब जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो हम लिख देते हैं, इतना तेज तो आप लोग हैं कि इसको समझ जाएंगे। एफ कॉस बीटा कॉस थीटा एस प्लस साइन थीटा या साइन बीटा इंटू साइन थीटा एस, ये बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा एस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा एस। ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में है ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, हो जाएगा बीटा माइनस थीटा एस, और लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला है ब्रैकेट के अंदर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो थीटा प्लस थीटा एस हो जाएगा। यहां से आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी एम जी साइन थीटा प्लस थीटा एस अपॉन कॉस बीटा माइनस थीटा एस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी एम जी, ये फोर्स की वैल्यू, इतने फोर्स पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, तो ये एफ मिनिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तभी तो ये मिनिमम होगा। लिखते हैं, फॉर मिनिमम फोर्स फोर्स cos बीटा माइनस थीटा एस should be maximum
तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का मतलब हो गया कॉस 0। यहां से कंपेयर करेंगे तो आएगा बीटा माइनस थीटा एस इक्वल टू 0, यानी कि बीटा इक्वल टू थीटा एस। अगर बीटा इक्वल थीटा एस है तो उस कंडीशन में मिनिमम फोर्स अप्लाई करना होगा इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए, और उस सेंस में एफ मिनिमम कितना हो जाएगा? बीटा इक्वल टू थीटा एस पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, बच जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस थीटा एस। ये मिनिमम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप टॉपिक डाल लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, पुलिंग एंड पुशिंग ए रोलर, दोनों में से कौन सा आसान होता है? ठीक है, रोलर अभी तो क्रिकेट स्टार्ट भी हो गया है, क्रिकेट मैच में पिच पे देखे होंगे अक्सर रोलर लेकर के उसको बराबर किया जाता है। तो दो तरीके से रोलर को आप खींच सकते हैं, एक तो उसको पुश कर सकते हैं और दूसरा उसको पुल कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होता है ये हम लोगों को जानना है। तो दोनों केस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और देखेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो फर्स्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पुलिंग। ठीक है, चलिए एक रोलर बना देते हैं। ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये कोई रोलर। अब देखिए क्या क्या फोर्स लग रहा है इसमें। ये इसका सेंटर है। सबसे पहले तो वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, mg, और इसको हम पुल कर रहे हैं। मान लीजिए इसको हम लोग जो है वर्टिकल से थीटा एंगल पे पुल कर रहे हैं, वर्टिकल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब वेट mg जो है नीचे की तरफ लगेगा तो यहाँ जो सरफेस का रिएक्शन भी लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये सरफेस का रिएक्शन हो गया। इसको मेंशन कर देते हैं आर, R1 लिख दीजिए। ये फोर्स F है जिससे कि हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इस F को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा। मैंने बोला जिसके साथ एंगल जुड़ा रहेगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। ठीक, चलिए अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया जाए। नाउ अच्छा, फ्रिक्शन किधर लगेगा?
अगर बॉडी ऊपर की तरफ आगे तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस के टेंजेंशियल इधर की तरफ लगेगा। एफ एस, ठीक है। चलिए इन इक्विलिब्रियम R1 प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर के mg को बैलेंस कर रहा है। यहां से आप R1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है अक्सर यूज करते हैं हम लोग इसको फ्रिक्शन में पुट करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक। ऑल्सो एफ एस इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, कौन सा ज्यादा आसान है ये पता करने के लिए हम पता कर ले कि दोनों में फ्रिक्शन किस में लग रहा है, मैं किस में ज्यादा लग रहा है। जिसमें फ्रिक्शन कम लगेगा वो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं। एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। तो म्यू एस आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ये मैं म्यू एस 1 लिख देता हूं, ठीक है, पहले वाले पुलिंग वाले केस के लिए, इसलिए म्यू एस 1 लिख दिया। इसको यही रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। चलिए आइए अब पुशिंग का केस देखा जाए, पुश करने पर क्या होता है। पुशिंग है रोलर। चलिए एक सरफेस ले लेते हैं, और इस पे एक रोलर ले लिया जाए। ठीक, इसका वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, कोई नो डाउट, बना देते हैं। और इसको हम लोग पुश कर रहे हैं इस तरीके से, समझना। ऐसे जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे पुश कर रहा है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा, बना देते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन आर है, ये फोर्स एफ है जिससे कि हम इसको पुश कर रहे हैं इस रोलर को आगे की तरफ। थोड़ा सा ये आपको सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, कैसे वो समझिए। यहाँ पे ये जो फोर्स है एफ, इसको यहां से लगा दे, सेम डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा लग रहा है जैसे यहां से लेक्ट कर रहा है, जैसे ब्लू वाली लाइन इस पे, इस एफ को इस ब्लू वाली लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं एक तरीके से, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है। तो इस फोर्स को यहां ना यहां समझिए आप, कि लग रहा है कि ऐसे दबाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, ये तो एम जी है, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट और ले लीजिए यहां इधर, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट।
मोशन के अपोजिट यानी कि बैक साइड, ये फ्रिक्शन हो गया। ठीक, अब चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। तो यहां दिख रहा है कि R इक्वल टू होगा दोनों मिल करके mg प्लस f cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इसको fs2 लिखा जाए और इसको R2 लिखा जाए। fs2 इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू, चूंकि फ्रिक्शन, चूंकि सरफेस वही है तो कोफिशिएंट वही रहेगा। ठीक है, म्यू R2, R2 की वैल्यू mg प्लस f cos थीटा। यहां पे आप ये वाला इक्वेशन, उसको क्या इक्वेशन दिया था मैंने, 1 2 दिया था ना, इसको 3 लिख दीजिए और इसको 4 लिखिए। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे कुछ घटा हुआ है, माइनस है, तो माइनस करने से चीजें कम हो जाएंगी ना, यानी कि fs1 की वैल्यू कम होगी, और यहाँ प्लस है, चीजें बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब fs2 ज्यादा है। पता चलेगा fs1 इज लेस देन fs2। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन पुश के केस में ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा टफ होगा उसको रोल करना। ठीक है, देयरफॉर pulling a roller is much easier to push the roller। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें जो आप अपने खुद से पढ़ोगे, जैसे फ्रिक्शन एज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, फिर एक टॉपिक आएगा फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जिसमें पॉलिशिंग है, लुब्रिकेशन है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, ये सब आप पढ़ लोगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लास 8 9 10 से ये जो है टॉपिक फ्रिक्शन का रहता है। यूजिंग ऑफ द बॉल बेयरिंग है, जो साइकिल में बेयरिंग जो यूज किया जाता है, या पंखे में जो बेयरिंग यूज किया जाता है, वो क्या करता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देता है रोलिंग फ्रिक्शन में। जब रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर जाता है तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से रोल करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वो सारे टॉपिक्स देख लोगे और आपके फ्रिक्शन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।